हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। हम पढ़ रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर 1 मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। इसमें हमने व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लिया, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट देख लिए, प्रोक्योरमेंट और एलोकेशन ऑफ फंड डिसीजंस हमने देख लिए थे, और इक्विटी वर्सेस डिवेंचर्स के बारे में बात की थी, क्रॉस बॉर्डर कैपिटल के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कि इसके बाद हमने एक एमसीक्यू किया था। अब हम बात करेंगे पार्ट बी की, जो कि स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में है। अब स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रहते हैं, इसमें हमें फाइनेंशियल एनालिसिस करनी होती है, ठीक है, और उसके बाद एनालिसिस करेंगे तभी तो प्लानिंग कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल एनालिसिस और प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एनालिसिस, मतलब हमने जो कैपिटल उठाई है ना, मार्केट से हमने कैपिटल उठाई अपने कंपनी को ग्रो करने के लिए, तो उसकी जो कॉस्ट है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे, और हमने जो डिसीजन लिए हैं प्रोक्योरमेंट के, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैनेजमेंट, हमने जो फंड्स रेज किए उनके मैनेजमेंट कैसे करना है इसके बारे में देखेंगे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के, जो हमारी वर्किंग कैपिटल है जिसको हम यूज करते हैं, है ना, अपने डे टू डे एक्टिविटीज में, उसके बारे में बात करेंगे। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के बारे में बात करेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चरिंग और रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में बात करेंगे। और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, रीस्ट्रक्चरिंग, मर्जर होता है तो रीस्ट्रक्चर कैसे करते हैं, अमलगमेशन होता है, टेक ओवर होता है, एक्सपेंशन होता है, तो ये हमारे स्कोप में आते हैं। मतलब कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो स्कोप है, कहाँ कहाँ हम इसका स्कोप देख सकते हैं, वो इन सब चीजों में आता है। तो अभी हमने क्या बात की, हमने बात की स्कोप ऑफ, ये सारी चीजें हम बात कर चुके हैं, है ना, कि स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फॉर शेयर होल्डर्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसका आंसर होगा कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ फॉर शेयर होल्डर्स। अब देखिए, पहले कैपिटल मार्केट की एक्सेस बड़ी लिमिटेड थी, बहुत कम लोग कैपिटल मार्केट में एंट्री करते थे। अब आज की डेट में आप देखिए 12 करोड़ डीमैट अकाउंट है, 10 करोड़ डीमैट अकाउंट है, तो कैपिटल मार्केट की एक्सेस उतनी ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। एक रिटेल इन्वेस्टर भी आपका कंपनीज में इन्वेस्ट कर पा रहा है, और उससे एग्जिट ले पा रहा है, एंट्री कर पा रहा है ना। तो एडवांसमेंट जो हो रही है कैपिटल मार्केट की, तो उस और जो लिमिटलेस फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, आपको कंपनी में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप डेरिवेटिव्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। तो उसने क्या किया है कि हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका स्कोप को ब्रॉडन कर दिया है ना। कंपनी इज वेरी मच अप टू इट, मतलब अपडेटेड उसे रहना पड़ रहा है कि हमारी कंपनी की जो सिचुएशन है, इन सारी चीजों की वजह से, ट्रेडिंग की वजह से, डेरिवेटिव्स की वजह से, हमें बहुत ज्यादा एजाइल रहना पड़ रहा है, एक्टिव रहना पड़ रहा है ना। अब प्रेजेंट जो एक्सपेंशन है उसको देखते हुए जो स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, अगर हम उसको एनालाइज करें तो दो ब्रॉड फेजेस में हम उसे एनालाइज कर सकते हैं। एक है हमारा ट्रेडिशनल फेज, और दूसरा है मॉडर्न फेज। तो ओरिजिनली और जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, तो उसमें इंपॉर्टेंट जो फाइनेंशियल डिसीजंस थे, है ना, ट्रेडिशनल फेज में, वो क्या थे, वो थे मर्जर, एमलगमेशन। ये हमारे माने जाते थे ट्रेडिशनल फेज में कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसे हो रहा है कि मर्जर कर रहे हैं, एमलगमेशन कर रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं, एक्विजिशन कर रहे हैं, हाँ, एक्सपेंशन कर रहे हैं, लिक्विडेशन कर रहे हैं, इंटरनल कैपिटल स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के थ्रू हम अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते थे। मगर जो मॉडर्न फेज है, मॉडर्न फेज में हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो पर्पस है वो ये है कि हमें वेल्थ जो है शेयर होल्डर्स की मैक्सिमाइज करनी है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने बहुत सारे मॉडल्स बना दिए हैं और मेथड्स बना दिए हैं, ठीक है, जिससे कि हम छोटी से छोटे इश्यूज, क्रिटिकल इश्यूज, जैसे कि हमारा कंपनी की ग्रोथ रेट कैसी जा रही है ना, एक एक्चुअल टाइम पे क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, ऑटो नंबर्स आते हैं, देखिए मंथली ऑटो नंबर्स आते हैं, तो आप ट्रैक कर पा रहे हो कंपनीज के, मतलब मंथली सेल्स नंबर्स से आप ट्रैक कर पा रहे हो कि मंथ ऑन मंथ क्या आपका हमारा जो सेक्टर है वो कैसे ग्रो हो रहा है, कंपनी है वो कैसे ग्रो हो रही है। तो हम इससे क्या क्या कर सकते हैं मॉडर्न फेज में, जैसे कि साइज और ग्रोथ हमारी एंटरप्राइज की कैसी चल रही है, हमारा फाइनेंसिंग और कैपिटल स्ट्रक्चरिंग कैसी चल रही है, सब ऑनलाइन हो गया सिस्टम। तो अब ऐसा नहीं है कि एक 1000 पन्ने की रिपोर्ट है उसको हम पढ़ने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, नहीं, आपके पास सिस्टम्स है, आप उसमें से टूल्स डेवलप हैं, एमआईएस सिस्टम्स, उसमें आप डालिए, आपका पता चलता रहता है, और बहुत फास्ट हो गया और अप टू डेट हो गया है। कोई भी छोटा सा आपका ट्रिगर है अगर आ जाता है, तो उससे हम आपको ट्रैक कर पा रहे हैं फास्ट फास्ट तरीके से।
अब प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स और एनालिसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल आसान हो गई है। कितना हमारा जो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देते हैं, ठीक है, हम कहीं से ले रहे हैं लोन्स और रेपो रेट बढ़ा देते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट है वो हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना देख के हम उसे बहुत ही एक एक डिसिप्लिन्ड वे में देख पा रहे हैं, हम उस पर एक्शन ले पा रहे हैं, ठीक है। और हमारे जो फंड्स है, मैनेजमेंट फंड्स है, उनको हम बेटर रिटर्न रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन आरओआई से मैनेज कर पा रहे हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हम बेटर कर पा रहे हैं, हमें पता है कि हमारे पास इतनी वर्किंग कैपिटल है तो हम उसे कैसे मैनेज करना है ना। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमारे फास्ट हो रहे हैं, डिविडेंड डिसीजंस हम टाइमली ले पा रहे हैं। हमें अगर लग रहा है कि अभी कोई सेक्टर है उसमें ग्रोथ आगे थोड़ी लीन रहने वाली है और अभी हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी आई, तो उसको हम डिविडेंड डिसीजंस ले पा रहे हैं कि हमें अभी डिसीजन लेके कि देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो सारी चीजें हम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर ये थे। एंड ट्रेडिशनल और मॉडर्न फेज में हम क्या करते हैं ये हमने बात कर ली, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जो बनता है वो यही बनता है कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, ये काफी बार पूछा गया है और पूछा जाता है। अब देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो एक ब्रॉडर टर्म हो गई। अगर इस ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को करना है तो कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी। किसकी होंगी? जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी बढ़ जाती हैं। तो वो क्या होती हैं, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं फाइनेंशियल मैनेजर की। उसके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग और स्टेटमेंट एनालिसिस की थोरो नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो अकाउंटिंग में थोरो नॉलेज नहीं रखता होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे हमें पढ़ना है, ठीक है, बाकी चीजें हमें डिराइव करनी है उसी से, तो फाइनेंशियल मैनेजर तभी कर पाएगा जब उसके पास इन सब चीजों की नॉलेज होगी। रेगुलेटरी एस्पेक्ट देखिए, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस बहुत ही ज्यादा एजाइल होते हैं, बहुत ही ज्यादा चेंज प्रोन टू चेंज होते हैं। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई टैक्स बढ़ाना है, ठीक है, कोई हमें लॉ लाना है, तो वो ले आती है। लेकिन कंपनी अगर उस लॉ के लिए चेंजेस अपने फ्रेमवर्क में नहीं करती तो कंपनी को काफी बार सफर करना पड़ता है। तो उसे साउंड नॉलेज होनी चाहिए रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स की और टैक्स लॉज की, और माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, माइक्रो लेवल मतलब कि एक बहुत ही जमीनी स्तर पे क्या चीजें हो रही हैं, और उन जमीनी स्तर का जो इम्पैक्ट है वो हमारी इकोनॉमी में कैसा पड़ रहा है, वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा ज्यादातर इंटरनेशनल फाइनेंस से डील करता है। देखिए, माइक्रो एंड मैक्रो दोनों देखिए। अब इंटरनेशनल फाइनेंस को कैसे समझते हैं, देखिए डॉलर आपने देखा होगा कि अगर हमारा डॉलर है, डॉलर इंडेक्स या डॉलर प्राइस जो है वो बढ़ता है, तो हमारा जो इंपोर्ट है वो महंगा हो जाता है, ठीक है। हम कुछ भी मंगाते हैं तो वो महंगा हो जाता है, और हम जो बाहर भेजते हैं वो हमारा हमें मतलब प्रॉफिट देता है। बट हमारा जो इंपोर्ट है वो ज्यादातर ऐसी चीजों का है जिसकी वैल्यू ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है। वो सब चीजें अभी हम उसमें नहीं, इकोनॉमी में नहीं जाते हैं। बट हम बस ये बात करेंगे कि ये जो चेंजेस हैं इनको समझना। अगर कोई एक्सपोर्टिंग कंपनी है, ठीक है, या इंपोर्ट करने की कंपनी है सपोज, है ना, उसको क्रूड ऑयल या ऐसी चीज कोई इंपोर्ट करके अपना प्रोडक्ट बनाना होता है, ठीक है। प्रोडक्ट अब वो बनाने के लिए ऐसे केमिकल्स को इंपोर्ट कर रही है जिन पे कोई ड्यूटी बढ़ा दी गई या इंटरनेशनल कोई चेंजेस हो गए, है ना। तो वो सारी चीजें कैसे उसको इम्पैक्ट करेंगी, तो ये सब आप तब समझ पाओगे जब आप इंटरनेशनल फाइनेंस को समझ पाओगे, ठीक है। उसके बाद एक्सपर्टीज और एक्सपोजर इन मनी मार्केट। देखिए, मनी मार्केट क्या होता है, बहुत शॉर्टर टर्म के लिए होता है मार्केट, है ना। तो उसमें एक्सपर्टीज होनी चाहिए, कॉल मनी, नोटिस मनी, इन सब चीजों की बात होती है मनी मार्केट में। और कैपिटल मार्केट ऑपरेशंस कैसे, देखिए आप हम सभी लोग, मैक्सिमम लोग एसआईपी करवाते हैं। हम अपना पैसा किसी फंड मैनेजर को देते हैं और वो हमारे पैसे को कैपिटल मार्केट में लगाता है। तो वो फंड मैनेजर हमारा किसी कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर ही है। सपोज एसबीआई वेल्थ मैनेजमेंट है, तो उसका वेल्थ मैनेजर जो है, जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजर है, उसको अगर एक्सपर्टीज नहीं होगी और इन सब चीजों की नॉलेज नहीं होगी, तो वो हमारा पैसा डूब सकता है। मगर वही काम कंपनी में फाइनेंशियल मैनेजर का होता है कि उसे ये समझना है कि उसके कैपिटल मार्केट ऑपरेशंस, उसके मनी मार्केट ऑपरेशन से कंपनी को घाटा ना हो। इसके लिए घाटा ना हो, उसको क्या होना चाहिए, उसको एक्सपर्ट होना चाहिए और एक्सपोजर भी होना चाहिए उसको मनी मार्केट का, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फाइनेंशियल मैनेजर के लिए क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इसमें एक क्वेश्चन जो हमारा बनेगा वो यही बनता है कि
क्या क्या उसको आना चाहिए, है ना। इस पे क्वेश्चन मैं अभी डालूंगा, एमसीक्यूज मेरे पास है, मैं वो शेयर करूंगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी कंसर्न करती है किससे, कि कीपिंग रिकॉर्ड्स, बुक्स, रजिस्टर्स, है ना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के, और उसके आधार पे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना, ये हमारा अकाउंटिंग का पार्ट है। नेक्स्ट हमारा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे करता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो अकाउंटिंग बना रही है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारे स्टेटमेंट्स को बना रही है, उसको एनालाइज करना, रिस्क और रिटर्न एनालिसिस करना, बिजनेस प्रपोजल्स तैयार करना और कैपिटल की बजटिंग करना, ये हमारा पार्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो जो अकाउंटिंग करती है उसके आधार पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट आगे काम करता है, ठीक है। तो दोनों इंटरलिंक्ड है ना, दोनों सेम नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग चीज है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग टोटली डिफरेंट अलग चीज है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मोर रिलेटेड टू एरियाज ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस, कि भैया प्रोडक्शन, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये रिलेटेड है अकाउंटिंग से, ठीक है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट इनपुट है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सके प्रॉपर, उसके लिए हमें किसकी जरूरत होगी, हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जरूरत होगी। हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस जो होंगे उनका बेसिस कौन तैयार करेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेगी, ठीक है। अब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो हमारी एक्रूअल बेसिस पे होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे होती है, कहने का मतलब हम बिजनेस एक्रूअल बेसिस, अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा कैश फ्लो और फंड फ्लो प्रिंसिपल पे है। तो देखिए मैं अब आपको समझाता हूँ एक्रूअल प्रिंसिपल के बारे में। देखो बिजनेस हमारा जो होता है, सपोज हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है अप्रैल अप्रैल से मार्च, मगर हमारी पॉलिसी, सपोज हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो हमारी जो पॉलिसीज हैं, हो सकता है हमने कोई पॉलिसी जनवरी में ली हो, ठीक है, और वो जनवरी से लेके हमारी दिसंबर तक चलेगी। तो इस बीच में ये दो फाइनेंशियल ईयर्स में काउंट होगी, एक हमारा जनवरी फरवरी मार्च फॉर द करंट ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा मार्च से दिसंबर तक का। तो जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है वो ये कहता है कि हमें जो रेवेन्यूज हैं उनको रिकॉर्ड करना है जब वो अर्न हो जाएं ना, और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है जब वो इंकर हो जाएं। इस बात से हमें नहीं मतलब इत्तेफाक रखना कि कब हमें पैसा रिसीव हो रहा है। हमें वो पैसा रिसीव हुआ जनवरी में, मगर अगर वो पॉलिसी हमें आगे के लिए खींच रही है तो हमें उसकी अर्न प्रीमियम इस साल कितनी होगी, 3 महीने हमारे इस साल में काउंट होंगे और एक्रूअल कॉन्सेप्ट के तहत, और बाकी 9 महीने का जो हमारा प्रीमियम है वो अगले साल हमारे अगले साल के फाइनेंशियल ईयर में, जब तक उसका रिस्क चलेगा, वो हमारा काउंट होगा। ये हमारा हो गया एक्रूअल। जबकि हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो किस पे डील करता है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो कैश फ्लो या फंड फ्लो प्रिंसिपल पे चलता है, ठीक है। जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो सर्टेनिटीज और एक्चुअल परफॉर्मेंस पे डील करता है, मगर जो हमारा कैश फ्लो फंड फ्लो है वो हमारा डील करता है अनसर्टेनिटी और प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है। तो वो प्रोबेबिलिटी पे डील करता है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा किस प्रिंसिपल पे बेस करा है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्रूअल एनालिसिस, एक्रूअल एनालिसिस करने पे, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है हमारा कैश फ्लो और फंड फ्लो प्रिंसिपल पे बेस करता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग के बारे में, ठीक है। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, आइए बात करते हैं उसके। देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन हमारी कुछ गोल सेट करके रखती है, कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हमारी हायर ग्रोथ रेट करना है, हमें लार्जर मार्केट शेयर गेन करना है, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन करना है अपना प्रॉफिट्स का या वेल्थ का, ठीक है। ये सारी चीजें हम हर ऑर्गेनाइजेशन सोच के रखती है, मगर हम क्या करते हैं, इसको अचीव कैसे करते हैं, हम इसको अचीव करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस से। फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं हम अपनी कंपनी का, जो भी हमारे फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं, वो फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करते हैं, वो हमारे रेशियो एनालिसिस करते हैं परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल हेल्थ डिटर्मिनेशन करते हैं, और फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और डिसीजन लेते हैं। अब ये जो फाइनेंशियल एनालिसिस और प्लानिंग है वो किन किन डिसीजंस पे हमारे अफेक्ट करती है, वो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे अफेक्ट करती है, फाइनेंसिंग डिसीजंस पे अफेक्ट करती है, और हमारे डिविडेंड के डिसीजंस पे अफेक्ट करती है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमारे क्या करते हैं,
इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं? देखिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमारे डिटरमाइन करते हैं कि कितने फंड्स हमारे कॉस्टली फंड्स हमारे हाउ कॉस्टली फंड्स आर एलोकेटेड अलॉटेड एंड कमिटेड टू वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड प्लान्स। मतलब हम अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और उसके पास सपोज 50 करोड़ हैं, अब हम अपने इस 50 करोड़ को किस तरह इन्वेस्ट करेंगे, ये डिसीजन हमारा किससे आता है? फाइनेंशियल एनालिसिस और प्लानिंग के थ्रू, जिसमें हम करते हैं रेशियो एनालिसिस और हमारे परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, इसके थ्रू। अब देखिए क्या करते हैं कि फंड्स हमारे प्रोक्योर हो रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज से, और बहुत रिगरस प्रोसेस होता है कि कैसे हमें बहुत सारे चेक्स देखने पड़ते हैं, हमारे स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस होती हैं कि हम फलाना परसेंटेज से ऊपर कंपनी से नहीं जा सकते, रेटिंग देखते हैं कि रेटिंग हमारी जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं उनके हम एनालिसिस को देखते हैं, है ना। तो जैसे कि हमारी सॉवरेन, मतलब हमारा क्राइसिस कोई नहीं आया, हम सॉल्वेंसी हमारी रहे तो, और हम सफिशिएंट रिटर्न दे पाए और रीपे कर पाए, हमारे प्रिंसिपल अमाउंट जो लिया है ना वो हम दे पाए टर्म्स एंड कंडीशंस को। तो देखिए इसके बारे में इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज याद रखनी पड़ती है वो ये है, कोई भी कंपनी है तो हमेशा उसको कुछ लॉन्ग टर्म फंड्स रखने पड़ते हैं और कुछ करंट एसेट्स में रखने पड़ते हैं। अगर वो ऐसा करके ना रखे, है ना, लॉन्ग टर्म कुछ फंड्स किसी से हमने प्रोक्योर किए तो लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म लोन्स लेते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म लोन्स लेते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हमारे क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म अगर कोई प्रोजेक्ट है जो कि 20 साल चलने वाला है, सपोज हमने किसी स्मार्ट सिटी को बनाना है और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हमें 20 साल दिए गए हैं, तो हम उससे हम किसी से पैसा अगर लेंगे तो हम लॉन्ग टर्म फंड लेंगे ना। हम किसी से शॉर्ट टर्म के लिए 5 साल के लिए पैसा क्यों लेंगे? हम किसी से लेंगे 50 साल के लिए। अगर हमें 20 साल में उसे डेवलप करना है तो हम उसे 50 साल के लिए लेंगे या 30 साल के लिए लेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए हमें क्या करना है? उन प्रोजेक्ट्स को कैसे फाइनेंसिंग देनी है? हमें लॉन्ग टर्म फंड्स देने हैं। और अगर करंट एसेट्स हैं या वर्किंग कैपिटल डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए हमें करना है तो उसके लिए हम कहाँ से पैसे उठाएंगे? हम शॉर्ट टर्म फंड्स करेंगे। तो ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये टेक्निक्स बताता है कि हमें क्या क्या चीजें देखनी है, कैसे मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करना है जिससे हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करेक्ट हो सकें। जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया या आईआरआर बोलते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, है ना। तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ही गलत हो गए, अगर हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ही गलत हो गए तो हमने जिनसे लोन दिया है लिया है, ठीक है, हमने किसी से लोन लिया होगा, प्रोक्योर किया होगा फंड, तो अगर हमने इक्विटी से किया है तो वो रिस्क कम था, मैंने मैंने इसके बारे में आपको बताया। अब हमने अगर डिबेंचर से लिया तो हमें उसको रिटर्न तो देना है ना, हमें उसको प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट तो देना ही है, इंटरेस्ट हमें हर साल देना ही है हमारी। तो ये हम उसको देंगे कैसे अगर हमारा खुद का इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलत होगा तो, ठीक है। तो हम वो कैसे करते हैं? थ्रू फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है, फाइनेंशियल एनालिसिस करके हम इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को करेक्ट करते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे फाइनेंसिंग डिसीजंस की। तो हमारे फाइनेंसिंग डिसीजंस की बात करते हैं अब हम। फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या होते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजंस हमारे ये रिलेट करते हैं कि कैसे हम ऑप्टिमम फंड को अक्वायर करें और उससे फाइनेंस करें हमारे फिक्स्ड एसेट्स को, वर्किंग कैपिटल को करें, और हम ये एक्सपेक्ट करें कि हमारा जो रिटर्न्स हमें उससे मिल रहा है, ठीक है, और उससे हमारी सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ मेंटेन रहे, ठीक है, या ग्रो हो या मेंटेन रहे, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स इसमें यूज होती हैं बहुत सारी। तो इसमें हम सब देखते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमारी कैसी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखते हैं, फंड फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हम जनरेट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हम इवेल्युएट करते हैं कि हमारे लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कैसे चल रहे हैं, और कैश मैनेजमेंट जो होता है उसकी हम टेक केयर करते हैं। फाइनेंसिंग में कैश, ऐसा नहीं हो कि हम फाइनेंसिंग कर रहे हैं हमारा कैश बेकार हो रहा है। और फाइनेंसिंग डिसीजन हमारे जो लिए जाते हैं कंपनी से, उसके लिए आपकी साउंड नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस और फाइनेंशियल रिस्क एनालिसिस का एक्सपोजर कितना है, वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं जिससे कि हमारा डिसीजन जो हमारे हों वो हमारे ऑप्टिमम बेनिफिट्स दें हमारे कॉर्पोरेट गोल और ऑब्जेक्टिव्स को, ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के जो हैं या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो हमारा गोल है उसको कितना अचीव कर रहा है, ये देखने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि डिविडेंड डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। आई होप फाइनेंसिंग डिसीजन, देखिए फाइनेंसिंग डिसीजंस और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ये हम अभी आगे वाले चैप्टर्स में और डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे लिए जाते हैं, क्या किए जाते हैं। अभी हम एक
मोटा मोटी आइडिया ले लेते हैं कि कैसे हमें उसको समझना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर आपसे मैं पूछूं कि फाइनेंशियल वो कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन है जो ये डिटरमाइन करता है कि फंड्स कॉस्टली है, उनको जो हाउ कॉस्टली फंड्स आर अलॉटेड एंड कमिटेड टू वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड प्लान्स। तो कैसे कॉस्टली फंड्स को अलोकेट किया जा रहा है। तो आपका क्या जवाब होगा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो, या फाइनेंसिंग डिसीजन है। डिविडेंड तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, तो मैंने आपको बताया था कि ये कौन डिटरमाइन करेगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो सिमिलरली फाइनेंसिंग पे भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिविडेंड डिसीजंस की। अगला देखिए, वेल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम ये है कि अगर आप किसी साल आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया और आपने उस प्रॉफिट को, देखिए कोई भी प्रॉफिट कंपनी का जब होता है ना, तो उस प्रॉफिट को लेके बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि क्या कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए। देखिए डिविडेंड क्या होता है, सपोज आपने, आपकी कंपनी थी, ठीक है, उसको 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, ऐसे समझिए 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब ये 10 करोड़ का प्रॉफिट से कंपनी क्या कर सकती है, या तो वो शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड प्रॉफिट शेयर कर दे, और या तो उस 10 करोड़ से एक आप अपना फंड बनाइए और उसको आप अपनी ग्रोथ में यूज कीजिए। अब ये जो डिसीजन है कि कंपनी को डिविडेंड देना है कि डिविडेंड नहीं देना, ये हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस से पता चलता है। सपोज एक कंपनी है, ट्रेंड में चल रही है, उस ट्रेंड में कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो रेगुलरली इंक्रीज कर रही है, 25% CAGR से वो ग्रो कर रही है। तो कंपनी ये सोचेगी कि मैं 25% CAGR से अगर ग्रो कर रहा हूँ और कंपाउंडेड ग्रोथ में अपनी देख रहा हूँ अच्छी, तो चलो इस साल मैं अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दे देता हूँ, ठीक है। उसने क्या किया, उसने 10 करोड़ का प्रॉफिट था, उसने सोचा 8 करोड़ में बांट देता हूँ, ठीक है। तो ये जो 8 करोड़ उसने बांटा और 2 करोड़ उसने एक फंड में बचा लिए, अभी 8 करोड़ उसने शेयर होल्डर्स में बांट दिए, और अगले ही साल उसे नुकसान हो गया 20 करोड़ का। अगर उसे 20 करोड़ का नुकसान हो जाएगा तो वो एक नुकसान की तरह ट्रीट होगा, 8 करोड़ वो बांट चुका है। तो ऐसे डिसीजंस जो हमें डिविडेंड देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये इस पे डिपेंड करता है कि कंपनी कितनी कैश रिच है। तो जितनी भी ज्यादा कैश रिच कंपनीज होती हैं वो डिविडेंड रूल फॉलो करती हैं, वो सोचती हैं कि शेयर होल्डर्स को उनकी वैल्यू वापस दी जाए। तो ये जो है कि डिविडेंड डिसीजन हमारा डिटरमाइन ऐसे होता है कि कब और कितना प्रॉफिट हमें ऑर्गेनाइजेशन को, शेयर होल्डर्स को बांटना है, ये जो डिसीजन होता है इसको बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। तो हम तीन चीजें के बारे में बात कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। ये हमारे कहाँ से पता चलते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, प्लानिंग के थ्रू जो हम करते हैं, इसमें हम इस पे अचीव करते हैं। तो आई गेस ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट की, फाइनेंशियल सिस्टम की और फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन की, ठीक है। तो एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। आइए लास्ट पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं चैप्टर 1 के, जो कि है हमारा फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, प्रोसेस और पर्सपेक्टिव्स के बारे में, कॉमन परसेप्शंस के बारे में, और फाइनेंशियल डिसीजंस और टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में। तो देखिए फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट की जब बात करते हैं हम, तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप किसी भी इन्वेस्टर से पूछोगे ना, तो वो ये कहेगा कि मेरे को भैया ऐसा प्रोडक्ट बताओ जिसमें कोई रिस्क ना हो, है ना, और अश्योरेंस उसे चाहिए होगा कि गुड रिटर्न भी मिले, रिस्क भी नहीं लेना और रिटर्न भी अच्छा चाहिए। मगर हमारे पास जैसे कि परफेक्ट कोई जॉब नहीं होती है ना, और कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, तो बिना रिस्क लिए आपको रिवॉर्ड नहीं मिल सकता। उसी हिसाब से हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो थोड़ा रिस्क देगा, और रिस्क लेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो हमें बस ये लर्न करना है एज एन इन्वेस्टर, हमें बस ये लर्न करना है कि अपने रिस्क को कैसे मैनेज करना है, कैसे मिटिगेट करना है प्रॉपरली, और अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिस्क फ्री बनाना है एज फार एज पॉसिबल। देखिए 100% रिस्क फ्री बनाना, तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2001 में जब उस पर आक्रमण हुआ था तो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था। तो वो एक ऐसी चीज थी जो जिसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं कर सकता, मतलब जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते कि ऐसा कुछ हो जाएगा। एक दिन पहले सब कुछ नॉर्मल है, अगले दिन आपका मार्केट अचानक से क्रैश हो गया, फिर बहुत दिन बंद रहा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि रिस्क रिस्क तो हर चीज में है ना, रिस्क किस चीज में नहीं है। आदमी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, एक्सीडेंट हो जाता है उसका, ठीक है, पैरालाइज हो जाता है, रिस्क रिस्क तो हर चीज में है।
तो सिमिलरली हमारे जो फाइनेंस से रिलेटेड चीजें हैं उसमें भी रिस्क है। तो बस इन्वेस्टर्स को अपना ये लर्निंग करनी है कि अपने रिस्क को कैसे प्रॉपरली मैनेज करना है। इसमें कुछ है ना चीजें हैं जो हमें जाननी है, जो फाइनेंशियल डिसीजंस और टाइम वैल्यू ऑफ मनी से रिलेटेड है। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट क्या है? फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट है कि हमें अपना फाइनेंसिस को कैसे रिस्क फ्री एज फार एज पॉसिबल हमें बना सकते हैं। कोई भी चीज रिस्क फ्री है नहीं, हम एक हद तक उसे रिस्क फ्री बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फाइनेंशियल डिसीजन और टाइम वैल्यू। देखिए, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अब क्या कर रहे हैं, हम डिसीजंस ले रहे हैं। कौन से डिसीजन ले रहे हैं? फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं। अब फाइनेंशियल डिसीजन किस चीज पे बेस कर रहा है कि हमारी आज की कंसिडरेशन क्या है। ठीक है, तो आज की कंसिडरेशन क्या है कि आज अगर आप पेट्रोल है, एग्जांपल लेते हैं कि पेट्रोल अगर हम आज खरीद रहे हैं तो 108 रुपए का पेट्रोल खरीद रहे हैं। एक साल पहले हम वही पेट्रोल 1 लीटर खरीद रहे थे 72 रुपए में खरीद रहे थे, 50 रुपए में खरीद रहे थे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू है, मतलब कि हम अपने 100 रुपए से या 1000 रुपए हमारी जेब में है, तो उससे जो सामान एक साल पहले ले पा रहे थे, आज या तो उससे ज्यादा ले पाएंगे या उससे कम ले पाएंगे। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो हमारी घट भी रही है, बढ़ भी रही है। मतलब ये डिपेंड करेगा हमारे बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो ये कहती है कि जो वर्थ है, जो वैल्यू 1 रुपए की है आज, वो डिफरेंट है उस 1 रुपए की जो हमें फ्यूचर में मिलेगा। सैलरीज क्यों बढ़ती हैं? सैलरीज इसीलिए तो बढ़ती हैं कि आप अगर स्टैग्नेंट हो जाओगे तो आपको लगेगा कि पहले भी 100 रुपए मिल रहे थे और बाद में भी आपकी 100 रुपए सैलरी है, लेकिन 100 रुपए में पहले 1 किलो चीनी आती थी, अब 100 रुपए में आधा ही किलो चीनी आ रही है क्योंकि चीनी का रेट 200 रुपए किलो है। हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए आपको क्या ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझनी पड़ेगी। टाइम वैल्यू 1 रुपए आज का और 1 रुपए जो हमें फ्यूचर में मिलेगा, इन दोनों में फर्क है। ठीक है, वो कम भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो आप उससे क्या लेने वाले हो, क्या डिसीजन लेने वाले हो। मगर 1 रुपए की वैल्यू फ्यूचर में कम ही होती है। ठीक है, कारण इसका ये है कि हमारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, इन्फ्लेशन है। ठीक है, महंगाई बढ़ ही रही है, पॉपुलेशन बढ़ ही रही है। तो टाइम वैल्यू हमारी जो आज है वो एक साल बाद घटेगी। अब इस किस चीज पे डिपेंड करेगा, क्यों ऐसा है? कुछ रीजंस होंगे ना। पहला रीजन है उसका रिस्क। ठीक है, हमने आज किसी से, आपने किसी को कभी उधार दिया हो पैसा, तो अब देखो किसी को अगर आपने पैसे उधार दिए तो एक रिस्क है आपको कि वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मिल गए तो अच्छा, नहीं मिले तो डूब गए। सिमिलरली आपको अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर आपने किसी से उधार लिया, बैंक से लोन लिया, तो डिफॉल्ट अगर आप हो गए तो बैंक के लिए क्या है, वो रिस्क अनसर्टेनिटी हो गई। प्रेजेंट कंजम्पशन हमारा चेंज हो गया। देखिए बहुत सारी कंपनीज हैं, वो इवॉल्व, नोकिया है, वो नोकिया डूब गई क्यों? क्योंकि वो हमारे प्रेजेंट कंजम्पशन पैटर्न पे नहीं चल पाई। क्यों? वो कीपैड पे ही चलती रही। अब फिर टच फोन्स आ गए तो उसका जो मार्केट शेयर है वो गिरता गया और बाकी नए प्लेयर्स ने उसको ले लिया। तो सबसे पहला हमारा रिस्क है, दूसरा प्रेजेंट कंजम्पशन है, तीसरा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशनरी कंडीशंस जो होती हैं वो हमारा रियल परचेजिंग पावर बताती हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि हम उस 1 रुपए में कितनी चीजें खरीद पा रहे हैं। और लिक्विडिटी प्रेफरेंस, देखिए लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या है कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ना, वो लिक्विडिटी अपने बेटर यूज के लिए रखना चाहते हैं कि मेरे पास पैसा है। तो फाइनेंशियल डिसीजन आप यही सोच के लोगे ना, क्यों आप अपना जो कैश है वो ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में डाल दोगे जो लॉन्ग टर्म में है और आपको पता है कि आपको जरूरत पड़ सकती है, निकट निकट भविष्य में आपको उस पैसे की जरूरत है, फिर भी आप उसको लॉन्ग टर्म उसमें डाल रहे हो, इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये इन सब चीजों पे आपका डिपेंड करेगा कि प्रेजेंट वैल्यू आपका जो मनी का है और फ्यूचर में जो वो रिसीव होगा उसमें डिफरेंस क्यों होता है। तो देखिए इससे जो क्वेश्चन बनता है, जो मैंने मेरे टाइम पे भी आया था, वो यही था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे एक क्वेश्चन बना था। और वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या था कि 4 ऑप्शन दिए थे और उसमें पूछा था कि वर्थ और वैल्यू ऑफ रुपी रिसीव्ड टुडे इज डिफरेंट फ्रॉम वर्थ ऑफ रुपी टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। ये क्या है? ये कैश मैनेजमेंट है, कैपिटल बजटिंग है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, या टाइम वैल्यू ऑफ मनी है? तो इजी इजी क्वेश्चन आएगा। इजी क्वेश्चन आने का आपको देखिए एग्जाम तो क्रैक हो जाता है,
बट बेसिकली आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। डिफिकल्ट नहीं आता है पेपर बिल्कुल भी, और उसमें आपको बस छोटा छोटा जो आपका चीजें हैं उनको ध्यान रखिए, उनको याद रखिए। बेसिकली आप क्या रीड जितना ज्यादा करेंगे उतना आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, ये चैप्टर आज हम कंक्लूड कर दे रहे हैं, एंड एक बार रिवीजन ले लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या बेसिक चीजें के बारे में हमने देखा था कि प्रोक्योरमेंट फंड डिसीजंस, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड डिसीजंस के बारे में पढ़ा था, एलोकेशन ऑफ फंड डिसीजंस के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा, वो कैसे डिफरेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, ये पढ़ा। अकाउंटिंग हमारा एक्रूअल बेसिस पे चलती है, और जो हमारा ये फंड फ्लो पे चलता है। ये देखिए क्वेश्चन से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डायरेक्ट फंक्शंस के बारे में पढ़ा, एक्विजिशन ऑफ फंड्स, रेजिंग ऑफ कैपिटल और एलोकेशन ऑफ फंड्स, एंड जो कैपिटल है उसके बारे में पढ़ा हमने। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर के रोल के बारे में पढ़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा कि क्या क्या चीजें हैं। और फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में पढ़ा कि फाइनेंशियल डिसीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल डिसीजन हमारा टाइम वैल्यू पे डिपेंड करेगा, टाइम वैल्यू के बारे में पढ़ा। और प्रेफरेंस ऑफ मनी के बारे में पढ़ा कि हमारी जो प्रेफरेंस फॉर मनी है वो कैसे चेंज होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रेफरेंस ऑफ मनी कैसे चेंज होती है। और रुपी रुपी की अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ा कि किस किस चीज़ों पे हमारा ये जो रुपी है वो मोर वैल्यूएबल है आज की डेट में कंपेयर टू एक साल बाद में, कि रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, प्रेजेंट कंजम्पशन पैटर्न है, या इन्फ्लेशन है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, और आई होप आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। और अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके वो बता सकते हैं, उस पर मैं फिर से वीडियो बना के या लाइव आके आपको मैं फिर से पढ़ा दूंगा। और आई होप ये आपके काम आएगा। थैंक यू, एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।